नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 16 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। काफी लोगों ने दिया था। आज मैं उम्मीद करता हूं कि यह संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे। इसके अलावा अंत में हमने आपसे मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न भी दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि यह प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ में यूपीएससी या अन्य किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो प्री के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दे दिया करिए। साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा की जो करंट अफेयर्स की तैयारी होती है वो भी आप लोग अपने जो है कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिया करिए और खुद से लिखने की कोशिश जरूर किया करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में। प्रश्न क्या था कि मेघालय की राजधानी क्या है। काफी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने उत्तर को सही बताया। आसान प्रश्न था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आसान प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में कि आप परीक्षा में आसान प्रश्नों को ही गलत करके चले आते हो, क्योंकि इतनी खुशी आपको मिल जाती है कि जैसे ही आप ऑप्शन देखते हो कि यार ऑप्शन नंबर ए होगा, पता नहीं कहां आपका दिमाग चल जाता है, तुरंत खट से क्या करोगे, सामने वाला जो गोला होगा वहीं पर फिल करके चले आओगे और गलत कर दिया, फिर काम खत्म आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आसान प्रश्न आए तो उसको बहुत ही जो है कूल माइंड से होकर के आपको उस पर जो है गोला अपना फिल करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। ये इसका सही आंसर हो गया था। जिन लोगों ने उत्तर दिया था उनको जो है बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर भी आप लोग देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आज के पहले करंट अफेयर्स पर, जो कि क्या है, जो कि आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको यहां पर बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि हाल ही में चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले कई जो है टाइम पहले, यानी कि पिछले कई महीनों से पहले या 1-2 साल पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे तरीके से सुना होगा। चाबहार पोर्ट आपके प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में चाबहार पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का जिम्मा भारत को कितने वर्ष के लिए मिला है? जी आपको उत्तर देना है। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो आपको इसका उत्तर पता होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। इसका आंसर फटाफट आप लोग सोचिए और बताइए कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 10 वर्ष को अभी हाल ही में जो है ईरान द्वारा क्या किया गया है, चाबहार पोर्ट का जिम्मा दरअसल भारतीय कंपनी को दिया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या है कि हाल ही में चाबहार पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का जिम्मा भारत को दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया गया है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी को यह जिम्मा दिया गया है? तो भारतीय कंपनी आईपीजीएल के पास इसके प्रबंधन का जिम्मेदारी इसको मिली हुई है। एक बात ध्यान रखना कि जो चाबहार पोर्ट है वो जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहां से बहुत ही नजदीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये क्या आपका भारत है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ये जो आपका चाबहार पोर्ट जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ में जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पर हालांकि आज हमने प्रश्न बनाया है, आप इसको देख लीजिए। और ये हो गया आपका क्या, पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान का जो ये ग्वादर पोर्ट है, जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम के तहत यहां पर बनाया जा रहा है, ये दरअसल इसकी डिस्टेंस जो इसकी है ना, इनके बीच की दूरी बहुत कम है कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग कूटनीतिक दृष्टिकोण से यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कहीं ना कहीं जो चाइना का जो एक इनिशिएटिव था ग्वादर पोर्ट में, उसके हम लोग अगेंस्ट में एक तरीके से, या उसके हम लोग पैरेलल काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो चाबहार पोर्ट का बहुत ही अहम योगदान है। आप लोग देख रहे होंगे बगल में आपका क्या है, अफगानिस्तान है, और इसके बन जाने से इसका जिम्मेदारी जब भारत को मिल जाएगी तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है भारत के लिए क्या होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस पर आज हमने एक प्रश्न भी बनाया है आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए, आप लोग उसको करिएगा। और चाबहार पोर्ट क्या कुछ इससे बेहतर होगा, आगे हम लोग इस पर जो है देखेंगे जब
प्रॉपर तरीके से इस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के कहां पर है? बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में चीन की मदद से बनाए जा रहे हैं। पोर्ट से महज 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है किसके बीच की? ग्वादर पोर्ट जो आपका पाकिस्तान का है और जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो कई मायनों में ये भारत के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और मैंने आपसे कहा था कि पर्यावरण संबंधी कोई भी प्रश्न अगर आप कोई भी टॉपिक अगर चर्चा में है तो वो क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बताना है कि दरअसल विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर हो रहा है। आपके ऑप्शन है ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारा भारत। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीदरलैंड में दरअसल विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? नीदरलैंड के रॉटरडैम में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात डेट की करते हैं कि किस दिवस में इसका आयोजन हो रहा है, तो 13 से लेकर के 15 मई 2024 के मध्य में इसका आयोजन हो रहा है। और भारत ने अपनी उपस्थिति यहां पर क्या की है, दर्ज कराई है। और भारत ने पहली बार अपना जो है भारत मंडप यहां पर स्थापित किया है। और पर्यावरण को लेकर के जो कुछ सुधार किए गए हैं इन सभी बातों पर यहां पर चर्चा भी की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत लगाइएगा फटाक से यहां पर, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यानी कि ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं इनमें से किसे अभी इसमें सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, या ऑप्शन नंबर बी गीता, या फिर ऑप्शन नंबर सी वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने पेपर में न्यूज में इस जो है इस टॉपिक को आपने शायद सुना होगा। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचरितमानस को जो है अभी कहां पर शामिल किया गया है? ये यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। 3 चीजों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी चीजें हैं आइए हम लोग इसको व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, इसके साथ साथ में पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को शामिल किया गया है। 3 चीजों को, और ये 3 चीजों के बारे में शायद आपने सुना होगा। 2 के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, रामचरितमानस के बारे में और पंचतंत्र के बारे में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की क्या की थी, उसको लिखा था। पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बचपन में आप लोगों ने इनकी कई सारी कहानियों को सुना होगा। और पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा जी हैं। और सहृदय लोकलोकन के जो लेखक हैं वो कौन हैं? पंडित आचार्य आनंदवर्धन जी क्या हैं, इसके लेखक हैं। तो आपकी परीक्षा में इसके लेखक के बारे में पूछ सकता है और पूछ सकता है कि कहां पर शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है, तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जैसा कि आप लोग इमेज में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सोनाई रुपाई जो है वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि कहां पर इसकी अवस्थिति है। ऑप्शन है आपके ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो सोनाई रुपाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो दरअसल ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि असम में ये स्थित है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सोनाई रुपाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर स्थित है, असम में स्थित है, एक बात। दूसरा, अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष 1998 में, यानी कि 1998 में इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। पूछ सकता है कि स्थापना वर्ष कब है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में एनजीटी द्वारा, क्या किसके द्वारा, एनजीटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनजीटी द्वारा
इस अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए असम के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। अभी यहां पर क्या हुआ है कि कुछ मानव गतिविधियां यहां पर हुई है मतदान केंद्र को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के। ऐसे में एनजीटी ने एक्शन लिया है और एनजीटी ने असम के मुख्य सचिव से पूछा है कि भाई बताइए, इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि यहां पर इस प्रकार की गतिविधियां क्यों हुई हैं। ठीक है, तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं अगर हम लोग एनजीटी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल, याद रखिएगा कभी कभी फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित जो है अधिकरण या प्राधिकरण इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर एनजीटी के स्थापना की बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2010 यानी कि 18 अक्टूबर 2010 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह बात ध्यान रखना। और एनजीटी के अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो एनजीटी इसका क्या करता है, निपटारा करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो अदालतें हैं उन पर जो है कई प्रकार के केसेस होते हैं। इसके लिए वर्ष 2010 में, क्योंकि पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑलरेडी पर्यावरण मंत्रालय है, ठीक है, और उनके बहुत सारे क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं, और उन मुद्दों को निपटाने के लिए क्या करता है, एनजीटी अपने आप में काम करता है। ठीक है, ये जो है अलग अलग कंपनियों को भी देखरेख करता है कि वहां पर पॉल्यूशन किस तरीके से लोग कर रहे हैं ये, ठीक है, और इसके साथ साथ में सीपीसीबी के साथ में मिलकर भी काम करता है, और कई सारे अन्य एजेंसियों के ऊपर जो है पर्यावरण संबंधी जो भी एजेंसियां होती है उन पर ये निगरानी रखने का काम करता है। और एक बात और बता दूं कि एनजीटी पर यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर आपके मुख्य परीक्षा में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स पूछने के लिए आता है। तो यहां पर क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 5 है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने जो है अपना पदभार ग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर बी ममता बाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी श्रीधरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में एम चंद्रशेखरन ने पदभार को क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, तो पूछ सकता है जब किसी एजेंसी के या जब किसी कोई बड़ी कंपनी के कोई सीईओ वगैरह नियुक्त होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा में जो क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैनरी द्वीप अभी चर्चा में रहा है, और कैनरी द्वीप की अवस्थिति क्या है, पूछा आपसे कि कैनरी द्वीप कहां पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में क्या है, ये कैनरी द्वीप की क्या है, अवस्थिति है, ध्यान रखिएगा। और द्वीप क्या होते हैं, अगर कैनरी द्वीप की बात आएगी तो द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, अक्सर आपके प्रीलिम्स परीक्षा में क्या होता है, प्री में पूछ लेता है कि द्वीप क्या होते हैं। दूसरा, द्वीपों पर जो है शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है। कोई खास अगर द्वीप चर्चा में है तो वहां पर उस टॉपिक को उठा करके आपके मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये द्वीप की इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, या फिर प्री परीक्षा में उस पर्टिकुलर द्वीप के अवस्थिति के बारे में यानी कि वो कहां पर स्थित है उसके बारे में प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो ये अपनी नजर को थोड़ी सी क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से रखिएगा। चलिए, ये पॉइंट यही दे रखा है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको बताया कि कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कैनरी द्वीप समूह स्पेन द्वारा नियंत्रित द्वीप समूहों का क्या है, द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभी कामी रीता जी जो है का संबंध किस देश से है, यह भी चर्चा में थे। ठीक है, और इनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, बताइए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूटान। बताइए इसका उत्तर क्या होगा फटाफट, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कामी रीता जी किससे संबंधित है, नेपाल से संबंधित हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा जो है चढ़ाई करने का कार्य किया है, सबसे ज्यादा इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, और नेपाल में इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके
परीक्षा में जो है पूछ लेगा कि बताइए एवरेस्ट मैन निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो तुरंत आप उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो 17 जनवरी 1970 यानी कि 1970 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि संबंध कहां से है, नेपाल से है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सर्वाधिक बार रिकॉर्ड बनाया है। आई थिंक इस बार इन्होंने 29वीं बार जो है रिकॉर्ड बनाया है, 29वीं बार। अपने आप में बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट है इनके लिए। ओके, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या हो सकता है, पूछ सकता है। बात नेपाल की आई है तो नेपाल अभी चर्चाओं में था। क्यों चर्चाओं में था, क्योंकि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर भारत के 3 स्थानों को जो है क्या क्या था, वहां पर उसको बनाया था। और ये 3 स्थान कौन से हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि मेरे पिछले वीडियो को देखें या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप उनको जो है क्या करें, नोट डाउन करके उसको देख लें अच्छे तरीके से सर्च करके। तो ये हो गया आपका जो है नेपाल में कामी रीता के बारे में। नेपाल से संबंधित अन्य जानकारी भी आपकी होनी चाहिए कि नेपाल की जो सीमा है वो भारत की किन किन राज्यों से लगती है। यह प्रश्न भी मैंने आपको उस दिन करंट में कराया था, इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया करिए। जब भी कोई करंट पढ़िए तो वहां पर जो जो पॉइंट्स आपको दिखे, जो जो बिंदु दिखे, जो जो शब्द दिखे, उनके बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट। न्यूज़पेपर में भी यह पॉइंट जो है था, तो बताइए कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब राज्य से इनका क्या है संबंध। सुरजीत पातर जो है पंजाब के जो है बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे। ठीक है, क्या थे, कवि थे, लेखक थे और साथ ही साथ में क्या थे, गद्यकार भी थे। ठीक है, और अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हो गया है, उनका संबंध कहां से है, उनका संबंध दरअसल पंजाब राज्य से है और वे पंजाब के प्रमुख कवि गद्यकार थे। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में क्या होता है, पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में, अब ये प्रश्न भी क्या लगा लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। बताइए फटाफट। खेल प्रेमी तो आप सभी लोग होंगे और मुझे लगता है कि खेल से संबंधित प्रश्न तो आप लोग नहीं कर पाए, नहीं गलत करेंगे। ठीक है, खासकर क्रिकेट के प्रश्न अगर कोई आएगा तो नहीं गलत करेंगे, या क्रिकेट के अलावा हॉकी हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, इन प्रकार के जो खेल होते हैं इनके प्रश्नों को तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आपके पहले ऑप्शन क्या है, ए 2 मई या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 मई या फिर सी 2 जून या फिर डी 21 जून। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 मई को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, बात 21 जून को है, तो 21 जून को और क्या होता है फटाफट बताइएगा। हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप खुद से देखिए कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में किसने जो है प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी ने पेश किया था। नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसने जो है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये प्रश्न भी, ये टॉपिक भी क्या है आपके लिए, पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का प्रश्न है आप लोग के लिए जो कि बहुत ही आसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका उत्तर देंगे। हमारा आज का प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी निराला जी या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। प्लीज आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग देंगे भी। और अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर कि आपको जो है किन प्रश्नों को रेडी करना है। तो मुख्य परीक्षा का हमारा प्रश्न आज का क्या है कि हाल ही में चाबहार पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का जिम्मा
भारत को 10 वर्षों के लिए मिला है। ऐसे में भारत इसका उपयोग आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से किस प्रकार कर सकता है, समझाइए। मैंने इस प्रश्न को आपको आसान बनाने के लिए तोड़ दिया है 2 पार्ट में। मैंने आपको बता दिया है कि आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसी प्रश्न को पूछ सकता था कि चाबहार पोर्ट का उपयोग भारत किन तरीकों से कर सकता है, या किस प्रकार से भारत के संदर्भ में चाबहार पोर्ट किस रूप में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगा, इस प्रकार से पूछ लेगा। लेकिन मैंने आपको आसान करने के लिए कह दिया है कि भाई आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्ता रखती है कौन, चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ये टॉपिक आपका आईआर का है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी से इन प्रश्नों को नोट करते चलेंगे तो यूपीएससी की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या किसी भी राज्य सिविल सेवा की परीक्षा हो, आप इन प्रश्नों के आधार पर अपने उत्तर को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे और आपको ऑलरेडी प्रश्नों की प्रकृति पहले से समझ में आई रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन किया करिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।